जय श्री राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार हमने भारत में पहला आम चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की। सन 1950 में हमने चुनाव आयुक्त बनाया और जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। और इसी के साथ हमने देश में पहली बार चुनाव कराने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उसमें क्या क्या परेशानी है बच्चों? अधिकतर लोगों के नाम उनके असली नाम से दर्ज नहीं किए गए थे, इसीलिए जो कमेटी थी चुनाव की उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों कि चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या दिक्कतें आती है और किस प्रकार एक पार्टी ने देश में 3 चुनावों पर अपना कब्जा करके रखा था। वो कौन सी थी? आजादी में जिसने स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल करी थी बच्चों, वो पार्टी थी कांग्रेस। और कांग्रेस ने कम से कम 3 चुनाव जीते थे रेगुलर पर। अब देखते हैं वो सब। सन 1952 का आम चुनाव। बच्चों याद रखना, जो पहला आम चुनाव होता है वो 1952 में होता है। कब होता है? 1952 में। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा था और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए थे। सन 1950 के अंदर चुनाव आयोग का निर्माण हुआ और उस समय उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव इस साल हो जाएंगे, पर हुए नहीं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी। पर आखिरकार 1951 के अक्टूबर महीने में चुनाव शुरू होते हैं बच्चों और 52 के फरवरी तक चलते हैं। इसीलिए इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहते हैं। इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में जो मतदान हुए थे बच्चों का वो 1952 में हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे थे, यानी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, मतदान, गणना और उनको सबको डिस्क्लोज करने के लिए कितने महीने लगे थे? 6 महीने लगे थे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ था। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के लिए मैदान में आए थे। अब जब चुनाव हुए बच्चों तो हर सीट के लिए कितने उम्मीदवार आए थे? 4, यानी 4 लोगों ने इसमें भाग लिया था और 4 उम्मीदवार अपनी जीत के लिए तात्पर्य रख रहे थे। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। हमने पिछले पार्ट में यह पढ़ा था कि कई बड़ी बड़ी पत्रिकाएं और बड़े बड़े लोगों ने भारतीय चुनाव को एक जुआ कहा था और कई लोगों ने यह भी कहा था कि लोग ये बहुत बेहुदा नौटंकी कर रहे हैं। पर जब ये चुनाव सफल हुआ तो कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की और बाकी लोगों का मुंह बंद हो गया। कैसे? देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह कथन कहा था कि पहले आम चुनाव ने उन सभी लोगों की मंशा पे पानी फेर दिया था जो इसको जोखिम मान रहे थे देश के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है बच्चों, ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये लिखता है कि जो दुनिया भर में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ था वो भारतीय जनता ने कर दिखाया था। और याद रखना बच्चों, सन 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में किसका साबित हुआ बच्चों? मील का पत्थर साबित हुआ है। तो ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना बच्चों, आपको सारे नोट्स अपडेट के साथ मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैनल को, जिसकी लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे चैनल पर। आप इसको नोट कर ले एक बार। बच्चों अब आगे देखते हैं कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व क्या रहा था। कहते हैं बच्चों, पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। कारण क्या था कि जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी आगे थी और उसी ने स्वतंत्रता में अपनी मेन भूमिका निभाई थी। इसीलिए पूरे देश में जो एकमात्र जो था ना चुनाव के लिए मतलब आगे आया था वो कौन था? कांग्रेस थी। और एक ही पार्टी थी जिसपे पूरा राज करके बैठी थी, वो थी कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस की पार्टी का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था, यानी आजादी के समय एकमात्र पार्टी थी जो पूरे देश में ऊपर फैली हुई थी। इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी। यानी कि जो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों वो हुआ था 489 सीटों पर। उसमें इकलौती कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 364। और ये आपके बोर्ड का सवाल है तो इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने की सवाल है
पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी, उसे कुल को कितनी सीटें मिली बच्चों? 16। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो पहली पार्टी थी वो कौन थी? कांग्रेस। और जो सेकंड नंबर पे रही थी बच्चों वो कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर कौन उभरी थी? वो कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। को सिर्फ सीटें कितनी मिली थी? 16। और कांग्रेस को कितनी मिली थी? 364। लोकसभा के चुनावों के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे बच्चों, और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी क्या मिली थी बच्चों? बड़ी जीत हासिल हुई थी। त्रावणकोर कोचिंग आज के केरल का एक हिस्सा है। जो त्रावणकोर है बच्चों आज के केरल का एक हिस्सा है। मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी कि सिर्फ केरल, मद्रास या उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे देश में कौन जीत रहा था? कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। आखिरकार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार ही बनी थी। याद रखना ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चुनाव मील का पत्थर साबित होता है? 1952 का चुनाव। और आपको यह भी याद रखना है कि 1952 के पहले हम चुनाव प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। एक बार आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्या था सन 1951 से लेके 1952 से लेके 1962 तक। 1952 से लेके 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी? दूसरा आम चुनाव होता है बच्चों 1957 में, और तीसरा कब होगा? 1962 में। तो आपको याद रखना चुनाव में कितने साल का अंतर होता है? 5 सालों का। यानी कि पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में होता, फिर 1957, फिर 1962। और इन तीनों चुनावों में कौन जीती थी? कांग्रेस पार्टी। और जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी, 3/4 सीटें मिली थी। सन 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी। यानी कि द्वितीय चुनाव के अंदर सन 1957 में केरल के अंदर एक पार्टी की सरकार बनी जो गठबंधन की थी, यानी कि मिलीजुली सरकार थी। 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट मिले थे बच्चों, और कांग्रेस को कितने मिले थे? 74% सीटें हासिल हुई थी। यानी वोट तो सिर्फ 45% थे और सीटें कितनी थी? 74। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन ये पार्टी 3% सीटें ही बना सकी थी। याद रखना बच्चों हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की ही जीत को तरीकों को अपनाया गया था। यानी कि कितने भी सीटें मिले उससे आपका कोई तात्पर्य नहीं, जितने आपके वोट मिले हैं उसी से आपकी जीत डिक्लेयर होगी। यानी ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीतेगा। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो उसे दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 3 सालों यानी 3 चुनावों तक रेगुलर जीतती रही थी। आप ये नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा भी भारत में कौन कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने भारत की आजादी के बाद में चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। बच्चों पहली पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, जिसे एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर सन 1934 में युवा नेताओं की टोली ने किया था। कहते हैं बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको पहले क्या बोलते थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जिसका जो गठन हुआ था बच्चों वो हुआ था 1934 के अंदर, और एक युवाओं की टोली ने इसका निर्माण किया था। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे। सन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना ले सके। हुआ क्या था बच्चों कि जो युवाओं की टोली थी बच्चों, इन्होंने सन 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी अलग बनाते हैं और उसमें दोहरी सदस्यता ले ली, यानी कांग्रेस में भी थे और सोशलिस्ट पार्टी में भी हिस्सा रख रहे थे। आखिरकार सन 1948 में कांग्रेस ने संविधान में चेंज किया और ये नियम बनाया कि एक व्यक्ति दोहरी सदस्यता नहीं ले सकते, 2 पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन सन 1948 में अलग होकर क्या बनानी पड़ी बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। यानी जिसे अब तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जा रहा था उसे अब क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट पार्टी। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण कब हुआ? तो 1948 को हुआ। पर आपसे ये पूछ ले कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई तो आप क्या बोलोगे? 1934 के अंदर।
सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे। इस आधार पर वे कांग्रेस और साम्यवादी जो कम्युनिस्ट कहलाए बच्चों दोनों से अलग थे। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने थे। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का भी नाम लिया जा सकता है। यानी एक ही पार्टी से कई अलग अलग ग्रुप बने गए थे। सोशलिस्ट यानी समाजवादी का मतलब जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचे और उनको बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। यानी ये जो व्यक्ति थे बच्चों, ये क्या थे, इस पार्टी के मेन नेता थे। और आपको इसमें जयप्रकाश नारायण आगे वाले पार्ट में आपको दिखेंगे कैसे इन्होंने हमारे लिए एक दंगों में मतलब थोड़ा छात्र आंदोलन किया था। वो भी कौन सा, बिहार और गुजरात वाला, वो पढ़ेंगे हम आगे। इसको आप एक बार नोट कर ले। चलिए बच्चों अब देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी, यानी सीपीआई क्या थी। सन 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कि कम्युनिस्ट ग्रुप का मतलब हो गया बेटा वे लोग यानी वो विचारधारा जो गरीबों और मजदूरों यानी सबको बराबर का अधिकार देने के लिए अग्रसर होते हैं, वो कहलाते कम्युनिस्ट ग्रुप। ठीक है, ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। अब ये क्या बच्चों, बोल्शेविक क्रांति होती है बच्चों 1917 में। जो हमारी जो पहली बुक है ना, या मैं बोलते दूसरी बुक जो पॉलिटिकल की है, वो कौन सी है, समकालीन विश्व में राजनीति। उसका पहला पार्ट है 2 दूरिया तक अंक। उसमें हम पढ़ेंगे कैसे रूस ने सोवियत संघ का निर्माण किया, बोल्शेविक पार्टी क्या होती है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो कम्युनिस्ट शब्द आया ये वहां से आया है। ठीक है, देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने के तरफदार थे। सन 1935 से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए थे। तो आपसे पूछ ले कि कांग्रेस से साम्यवादी ग्रुप यानी कम्युनिस्ट ग्रुप कब अलग हुए थे, 1941 में। इस समय साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कोडोर मौजूद था। आजादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आजादी नहीं थी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में जो सत्ता का हस्तांतरण यानी कि जो अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ के गए हैं वो असली आजादी नहीं है। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। सन 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। क्योंकि कांग्रेस के बाद में जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब याद रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शुरुआत में हिंसक तरीके अपना रही थी, पर सन 1951 में इसने ये रास्ते छोड़ दिए और चुनाव में आ गई थी। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में ए.के. गोपालन, ए.एस. डांगे, ई.एम.एस. नमुंदरीपाद और पी.एस. जोशी, अजय घोष और पी. सुंदरिया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सन 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई थी। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी या सीपीआई-एम नाम से अलग दल बनाई। ये दोनों दल आज तक कायम है। यानी कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी बच्चों, जिस प्रकार चीन और जो कौन था बच्चों एक देश सोवियत संघ की विचारधारा यानी विचारों में चेंज आया तो ये पार्टी भी टूट गई। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी, तो सन 1964 में टूटी थी बच्चों। कौन सी 2 पार्टियां बन गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या सीपीआई। ये 2 अलग अलग ग्रुप से जो आज भी कायम है देश के अंदर। इनके प्रमुख नेता वगैरह ये है। आपको बोल्शेविक पार्टी की जो क्रांति थी हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में 2 ध्रुवीयता के अंत में। अब एक बार नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये पार्ट यहीं पे खत्म होगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। यानी आपसे पूछ ले भारतीय जनसंघ के संस्थापक जिसके निर्माण किसने किया था भारतीय जनसंघ का, वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब किया था, 1951 में।
इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न था, यानी कि अलग था। क्या था बच्चों? अलग था। ये किसकी सोच पर रखता था? जनसंघ ने एक सोच रखी थी, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर जोर दिया। तो ये लाइन आप याद रखना, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा किसने दी है? भारतीय जनसंघ ने दी। इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1951 में। इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति को अपनाकर और भारतीय परंपराओं के तहत हम देश को क्या बनाएंगे? हम देश को क्या बना सकते हैं? ताकतवर बना सकते हैं और प्रगतिशील बना सकते हैं। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी भाषा को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। इन्होंने वापस बोला कि भारत और पाकिस्तान अब एक होगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? अखंड भारत कहा जाएगा। और साथ ही अंग्रेजी को भाषा को हटाओ और हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दो। चीन ने सन 1964 में आणविक यानी परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार यानी परमाणु हथियार तैयार करे। सन 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर था। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनावों में इसने लोकतंत्र की 4 सीटें जीती थी। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्य यानी हिंदी भाषी जो राज्य थे, मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। इसी के साथ बच्चों कौन कौन और है? बलराज मधोक के नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में शामिल है। यानी आप जिसे आज बोलते हो ना बीजेपी, वो इसी पार्टी के विचारधारा से आगे बढ़ रही है। तो आपको ये याद रखना, भारतीय जनसंघ का निर्माण कब? 1952-51 में हुआ था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले क्या थे बच्चों? वो पहले क्या थे बच्चों? इसके संस्थापक बने थे। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पार्ट के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, जिसकी लिंक मैं आपको बायो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे जुड़े, अब हमसे सवाल पूछे, हम आपको उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।